जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज मिशन। बंधुओं, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है यूजीसी की नई गाइडलाइन। आखिर क्या है यूजीसी की नई गाइडलाइन और पूरे देश में क्यों है बवाल? क्यों सामान्य जाति के क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य पूरे जोर शोर से सोशल मीडिया पर केवल सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात कर रहे हैं कि आखिर ये क्या समस्या है और ऐसी कौन सी आने वाली समस्या है जिससे वो आप और हम सबको आगाह करा देना चाहते हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा इसके इतिहास पर जानकारी ले लें। पहले 2012 में जब यूजीसी की नोटिफिकेशंस थी तब उसमें एट्रोसिटी से बचने के लिए, एट्रोसिटी मतलब भेदभाव कैसा? जातीय आधार पर। जैसे कि विद्यालयों के अंदर और महाविद्यालयों के अंदर हम देखते हैं कि छात्र एक दूसरे को जातीय आधार पर यदि नीचा दिखाएं तो एक्चुअल में ये गलत है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कहीं पर भी, किसी भी जगह, किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में या प्राइवेट में भी या सामान्य जगह पर या सार्वजनिक स्थान पर भी इस तरह की यदि कोई भी बात होती है, कोई भी सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जब हम राम राज्य की कल्पना करते हैं जहां सभी को समान अधिकार होगा, जहां एक साधारण सा धोबी राजा से अपनी तुलना कर सकता है, तो यह भी जरूरी है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को ऐसा भाव मन में आना ही नहीं चाहिए कि उसके साथ कोई एट्रोसिटी या कोई भेदभाव जातीय आधार पर हो रहा है। और ये सही था। निश्चित रूप से जातीय आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए सरकार को कुछ गाइडलाइंस यूजीसी के जरिए बनवानी थी और वो उसने बनाई। लेकिन उसमें लोगों ने एक चीज महसूस की कि आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं ध्यान दिला देना चाहता हूं कि रोहित वेमुला वाला जो कांड हुआ था दक्षिण के अंदर, रोहित वेमुला वास्तव में दलित या आदिवासी जाति में से किसी में भी नहीं था। वो ओबीसी के अंदर लाभान्वित जाति में से था। तब यह बात साबित हुई कि कुछ एक जातियां ऐसी भी हैं जिनके साथ एट्रोसिटी हो सकती है जो एससी एसटी में नहीं आते, जैसे कि नाई के साथ हो सकता है, कुम्हार के साथ हो सकता है, या कोई तेली के साथ हो सकता है, जोगी के साथ हो सकता है, या माली के साथ हो सकता है। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखकर नई यूजीसी द्वारा गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन के लिए एक तरीका अपनाया गया। फरवरी 2025 में यह पब्लिक डोमेन में है। और पब्लिक डोमेन में जो था और जो ये कमेटी बनी, संसदीय समिति, इस कमेटी में दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसी कमेटी में संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और बहुत जोर शोर से बोलते हैं, वो भी थे। इसीलिए संभवतः सामान्य जाति के लोगों ने यह ध्यान रखा होगा कि जहां संबित पात्रा जैसा आदमी जो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक हिंदुत्व का रट अपनाते हैं, निश्चित रूप से इनके रहते किसी भी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यही थिंकिंग थी सबकी। इतना ही नहीं, सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज जो अभी लोकसभा में सांसद है, वो भी इसमें सदस्य थी। तब लोग ये कंफर्म हो गए सुषमा जी की बेटी के होते निश्चित रूप से किसी भी वर्ग के साथ कोई एट्रोसिटी या कोई भेदभाव, चाहे वो सामान्य जाति का हो या दलित, आदिवासी या ओबीसी का हो, नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि 2025 में जब ये डोमेन में आया तब ये था कि भाई इस पर क्या क्या सही है, क्या गलत है, इस पर चर्चा कर ली जाए। और इस चर्चा में ही मैं आपको बता दूं, बहुत ही सातिराना तरीके से 13 जनवरी 2026 को जो नोटिफिकेशन आई है उसमें, और फरवरी 2025 के नोटिफिकेशन में जो एक बहुत ही सातिराना तरीके से चीज बदली गई, वो ये बदली गई कि अब जो शिकायतकर्ता छात्र या टीचर या कोई भी है, हां इसमें ध्यान दें, केवल छात्रों तक ये सीमित नहीं है, कर्मचारी, शिक्षक, प्रोफेसर, यहां तक कि यूनिवर्सिटी के वीसी तक को भी इसमें लाभान्वित किया गया है जातीय आधार पर। यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हमारे देश में जातीय आधार को इतना कड़ा कर देना चाहता है कि यदि आप वीसी में हैं तो आप एक छात्र के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं कि उसने उसके साथ एट्रोसिटी कर दी। तो इसमें एक जो चीज चेंज की गई, वो ये चीज चेंज की गई थी कि प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है जिसको हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं। वो ये है कि यदि आपको मुझसे आपत्ति है, आप मेरे विरुद्ध आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे अवसर दिया जाएगा कि मैं अपने आरोप को, अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर सकूं। और यदि मैं निर्दोष सिद्ध नहीं कर सका तो मुझे सजा होगी। पर यदि आपने आरोप मुझ पर झूठा लगाया है तो मैं आपके ऊपर यानी मानहानि का भी केस करूंगा और उस केस में आपको भी सजा होगी। और यह है प्राकृतिक न्याय है और यह होना चाहिए। लेकिन इसमें बड़ी सातिराना तरीके से इस चीज को निकालकर बंदूक उनके हाथ में दे दी गई कि आप आरोप लगाओ और आरोप लगाने के बाद फिर आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आरोप झूठा है तो कोई बात नहीं, सच्चा है तो सामने वाले को सजा मिलेगी, उसको रेस्ट्रिक्शन तक कर दिया जाएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, उससे भगा दिया जाएगा। लेकिन यदि आरोप
झूठा है तो आप पे कोई आंच नहीं आएगी। ऐसे में इस देश में जब सभी तरह के लोग हैं जो आरोप लगाने का हम देखते हैं, बहुत से 376, 377 तक के केस झूठे लगते हैं, कोर्ट भरे पड़े हैं। एट्रोसिटी के भी 90% तक केस झूठे होते हैं। इसको लोगों ने हथियार बना लिया है। ऐसी कंपनियां खोलनी हैं कि किसी के ऊपर केस दर्ज करें और जो पैसा मिलेगा आधा भाई तेरा और आधा मेरा। तब ये जो छात्र हैं ये पढ़ने नहीं, इस तरह का धंधा करने जाएंगे कि हम इस पर जो सामान्य जाति के लोग हैं उनके ऊपर ये करें। जहां तक हम मानते हैं दलित और आदिवासी को निश्चित रूप से लंबे कार्यकाल में पीड़ा हुई, दमित रहे, शोषित रहे। मुगलों ने किए, अंग्रेजों ने किए या किसने किए ये तो एक विषय अलग है, लेकिन उनका शोषण हुआ। पर गुर्जर का, अहीर का, जाट का, धनखड़ का, धनगढ़ का, इनका भी कोई शोषण कर ले गया, ये बात मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ओबीसी कोई जाति नहीं है, ये एक क्लास है। और क्लास का मतलब यह है कि यदि 8 लाख से ऊपर सालाना इनकम है तो वो सामान्य जाति में माना जाएगा, क्रीमी लेयर है तो सामान्य जाति में माना जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की जो ये गाइडलाइंस है उनको दोबारा सोचना चाहिए। और सामान्य जाति के लोगों से भी मेरा अनुरोध है, संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करना चाहिए। यूनिवर्सिटी के विरोध की दिशा में आप अपने अपने क्षेत्र के एमएलए और एमपी, और कहीं ये संबित पात्रा मिल जाए, बांसुरी स्वराज मिल जाए, इनसे जरूर राम राम कीजिएगा और अपने अपने क्षेत्र के सांसद और एमएलए को बुलाकर इसको समझाइए। नहीं समझे चूड़ी पहनाइए। विरोध का आखिरी तरीका जो आप समझते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है जो हमने इनको चुना है, और यही इस सरकार को ले डूबेगी। धन्यवाद।